हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित चौहान और मैं आपको अपने इस चैनल पर फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था। इससे पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम आपको कूलॉम्स लॉ की जो लिमिटेशन है जो कूलॉम्स लॉ की, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिमिटेशन के बारे में बताएंगे, यानी कि लिमिटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। देखिए, जो कूलॉम्स लॉ है वो हर जगह पर नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है इसमें जो आपके पास चार्ज हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। जो चार्ज है आपके पास वो क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज आपके पास पॉइंट चार्ज होने चाहिए। एंड सेकंड जो कंडीशन है चार्ज आपके पास रेस्ट पर होना चाहिए। चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, यानी कि जो चार्ज है वो रेस्ट पर होना चाहिए। चार्ज एट रेस्ट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब कूलॉम्स लॉ को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तब आप कूलॉम्स लॉ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया, अब हमने आपको लिमिटेशंस के बारे में बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कूलॉम्स लॉ के जरिए दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल लिया। यानी कि अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, मान लिया जाए यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, एंड यहाँ पर एक चार्ज Q डैश रखा हुआ है, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r आपने मान ली। अब इस चार्ज के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उतना ही फोर्स इस चार्ज के कारण इसके ऊपर लगेगा। यह आपने किससे निकाल लिया? कूलॉम्स लॉ से निकाल लिया। अब हम जानना चाहते हैं इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगा। इस चार्ज के ऊपर क्यों फोर्स लगा भाई? तो उसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमारा इस टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो टॉपिक का नेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हर चार्ज होते हैं, हर चार्ज से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या फिर उसके अंदर आ जाती हैं। अगर प्लस चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो स्टूडेंट्स, हर चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण ही एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण ही चार्ज के चारों ओर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, मान लिया जाए हम एक चार्ज के r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब हम एक चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक मान लिया चार्ज यहाँ पर Q रखा हुआ है,
एक चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है। इस चार्ज Q के कारण हम एक पॉइंट P, मान लिया जाए एक पॉइंट P यहाँ पर है, और इस पॉइंट P के इससे डिस्टेंस R मान लिया हमने, स्मॉल r। तो स्मॉल r हमने इसके डिस्टेंस मान ली। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पर एक चार्ज रखना होगा। इस पॉइंट पर एक चार्ज रखना होगा, और उस चार्ज को जब हम यहाँ पर रख देंगे तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की जो मेजरमेंट होगी वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए हमें यहाँ पर भाई इस चार्ज के कारण उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, एक यूनिट चार्ज रख दिया, अगर हमने यहाँ पर एक यूनिट चार्ज रख दिया, तब इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इसके कारण जितना भी फोर्स लगेगा वही इस पॉइंट चार्ज के कारण उसके ऊपर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो होता है हमारे पास F वेक्टर अपॉन Q। अगर मान लिया जाए हमने ये Q डैश मान लिया चार्ज यहाँ पर जो रखा हुआ है, तो Q डैश, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो इज इक्वल टू होगी F वेक्टर अपॉन Q डैश। जितना फोर्स लगेगा अगर उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए, जो चार्ज हम यहाँ पर रख रहे हैं उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए जो हमने यहाँ पर रखा, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब हमने इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज का भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो जाएगा और हम सही रूप से इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमें ये Q डैश जो चार्ज है इसको बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि लिमिट, हम एक लिमिट लगाएंगे, लिमिट Q डैश टेंड्स टू 0। Q डैश बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, Q डैश हमें बहुत ज़्यादा छोटा लेना पड़ेगा, एंड F वेक्टर अपॉन Q डैश के बराबर हो जाएगा। इसके बाद भाई हम यहाँ पर इस चार्ज के कारण यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा ये F वेक्टर फोर्स लगा और इसको हमने डिवाइड कर दिया Q डैश से, तो हमें मिल गया इस डिस्टेंस पर हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इस चार्ज को बोलते हैं स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसकी सहायता से हम टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस पॉइंट पर हम इस चार्ज की सहायता से टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, हम टेस्ट चार्ज बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके बाद देखिए कूलाम्ब्स लॉ, यहाँ पर अगर हम कूलाम्ब्स लॉ लगाएं, कूलाम्ब्स लॉ के अनुसार इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन बीच के डिस्टेंस R²। एंड हमने आपको बताया था कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइंस के अनुदिश होता है, यानी कि जो यहाँ पर फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो R कैप हो जाएगी। भाई R कैप फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कि Q डैश अपॉन R का स्क्वायर अपॉन Q डैश
एंड स्टूडेंट्स लिमिट भी लगा लीजिए, क्यू डैश टेंड्स टू 0, क्यू डैश से क्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर कैप भी लगा लीजिए। तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा लिमिट क्यू डैश टेंड्स टू 0 के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहाँ पर क्यू डैश तो है ही नहीं, क्यू डैश तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इस लिमिट का कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि क्यू डैश तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर तो फायदा था, यहाँ पर क्यू डैश था लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट तो हट जाएगी भाई, लिमिट हट जाएगी के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। तो जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन थी वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है ओनली क्यू पर, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसी चार्ज पर डिपेंड करता है, न कि जिस चार्ज को हम रख रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं उस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। एंड बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वो क्यू एंड आर पर ओनली डिपेंड करता है। हमने आप लोगों को बताया था कि के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। हमने आपको ये नहीं बताया था कि जो के की वैल्यू है, जो के की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन जो के की वैल्यू है वो 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके बराबर भी होती है। एंड स्टूडेंट जो एप्सिलॉन नोट है यहाँ पर, एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नोट है। तो स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर कैप। एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर यूनिट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी, भाई यहाँ पर आ जाइए, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट कूलम। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, कल हमने आप लोगों को कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।